Hello everyone. Today we are going to discuss thermodynamics basics lecture 2. मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को लेक्चर 1 पूरा समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में कुछ आता है या फिर किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए करिए। आपको मैनेजमेंट के द्वारा रिप्लाई होगा और दूसरे लेक्चर में आपको वो चीज़ें डिस्कस कर ली जाएंगी और आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लिया जाएगा। बेझिझक आप रिव्यू ज़रूर दें अपना कि आपको क्या कोई भी क्यूरी हो, मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहते हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख लें। क्योंकि हमारे और आपके बीच में सिर्फ ये यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ही है जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, और कोई तरीका है नहीं कम्युनिकेट करने का। तो आप लोग जो भी आपका संशय हो आपके दिमाग में वो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएं, और अगर लेक्चर में से रिलेटेड कोई बात है तो भी आप वहाँ मेंशन करें। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो उस चीज़ में सुधार होगा। क्योंकि यहाँ का जो हम लोग बहुत ही नोबल कॉज के लिए हैं यहाँ पे कि आप लोगों को फ्री कंटेंट देना है और सबसे बेहतरीन कंटेंट देना है। और जो भी आपके झारखंड जेई जो पेपर है आपका, उसका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है। तो कुछ बातों को हम पर डिस्कस करते हैं कि पेपर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो देखा उसमें जैसे क्वेश्चंस आए थर्मोडाइनमिक्स पे, तो वो क्या है कि 80% जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे बेसिक से पूछे गए हैं। वो बात अलग है कि उन लोगों ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, लेकिन उन लोगों ने बेसिक से ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो 70 to 80% क्वेश्चन तो बेसिक से आएंगे। तो इसलिए आपका 6 से 7 8 लेक्चर जो है सिर्फ यही बेसिक से ही होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं आपके। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और वीडियो के अलावा इस सब्जेक्ट में और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं। कुछ भी पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा, 100% श्योर है। इसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और ना विश्वास हो तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर अपना पिछले साल का उठा लीजिएगा, जब भी पेपर हुआ हो। 2 3 पेपर तो हम ही लोगों के पास है, हम लोग दे देंगे आपको। और आप देख लीजिएगा, आपसे आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी आपकी जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपसे बन जाएंगे बहुत इजीली। कोई मतलब उसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है कि फर्स्ट लॉ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, उसके लिए वो आपको मुझे पूरे प्रोसेस पढ़ाने पड़ेंगे और थोड़ा वो चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेंगी जो मैंने नहीं सोचा था कि भाई इससे पढ़ाना होगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। और पूरा सब्जेक्ट जो है ये 20 से 25 घंटे में कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम लोग का तो पूरा टारगेट ही यही है कि जून में इसी महीने में आप लोगों को जनरल इंजीनियरिंग पूरे कवर कर दिया जाए। और यहाँ जितना भी बताया जा रहा है यूट्यूब वीडियोस में, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री इतना ही पढ़ लीजिए, बस बहुत है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि सारी चीज़ें डेप्थ में बताई जा रही और सब बताने वाले भी अच्छे खासे लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ कमेंट में भी कुछ लोग उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। जेन्यून हो, आपका कुछ डाउट हो या फिर कुछ मिस्टेक हो गया, आप बिल्कुल मेंशन करिए उसमें, क्योंकि आपका अधिकार है वो। और उसमें जो भी बदलाव हो सकता है किया जाएगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप खुल्लम खुल्ला लिखिए कि भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए इस टॉपिक से वो जरूर बनना चाहिए। क्योंकि आप कुछ नहीं भी दे रहे हैं तो अपना टाइम तो दे रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना टाइम दे रहे हो। और बस यही था। और आप लोग ये जरूर मेंशन कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में कि जितने भी वीडियोस हैं ये जून में ही कवर कर दिए जाएं या फिर 10 जुलाई 15 जुलाई तक खींचा जाए। जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट जो है, अगर आप चाहते हैं जून में ख़त्म हो जाए तो आप मेंशन जरूर करिएगा कि जून में ही आपको पूरा चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको 2 3 वीडियोस हर सब्जेक्ट के पर डे देने पड़ जाएंगे। तो हो सकता है अगर 1 या 2 वीडियो से ही बस काम चलेगा दिन भर में, तब समझ लो कि हो सकता है कि 10 जुलाई तक लग जाए। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके अंदर सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इतना ही पढ़िए बहुत है, और बाकी अपने मेन सब्जेक्ट में फोकस करिए जो आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है। और कुछ ना समझ में आए वो ज़्यादा जरूरी है, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आया, इसको हो सके तो आप नेक्स्ट पार्ट में जरूर समझाएं। तो उसको समझाया जाएगा, सब चीज़ समझाया जाएगा। आप लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो बेझिझक आप लोग बताएं।
ठीक है, तो अपन अपन सीधे लेक्चर में घुसते हैं। तो यार देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर में अपन बात किए थे बेसिक्स का पार्ट 1। तो उसमें हम लोग ये सब समझ लिए कि सिस्टम, सराउंडिंग्स और उससे रिलेटेड जितने टर्म थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये सारी चीजें अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आज अपन जो बात करेंगे वो है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको पहले ऊपर किया जाए। आज आप लोग को समझाया जाएगा कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। और जितनी थ्योरी क्लास में बता दी जा रही है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ मत खोल लेना फोकट में। इतना ही पढ़ाया जा रहा है, बहुत है, ये इतना ही आप कवर कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। सारी टॉपिक्स डेप्थ में करवाए जा रहे हैं। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस क्या है? देखिए, आप लोगों का एक टॉपिक है स्पेशली इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्रॉपर्टीज तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और प्योर सब्सटेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब उसके लिए आपको पूरा प्योर सब्सटेंस को मतलब डेप्थ में पढ़ना पड़ जाएगा। अब डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा पूछा था। जबकि जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा है, तो जाहिर सी बात है पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ जाएगा। तो अपन आज समझते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। ये बेसिक का पार्ट है, सिर्फ हम अपन इसमें ये बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। देखो, ए सब्सटेंस इज अ प्योर सब्सटेंस ओनली व्हेन इट सेटिस्फाइज टू कंडीशन। पहला ये होना चाहिए कि होमोजेनस इन केमिकल कंपोजिशन, और दूसरा ये होना चाहिए होमोजेनस इन केमिकल एग्रीगेशन। अब केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल एग्रीगेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए दो तीन एग्जांपल अपन देखेंगे, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केमिकल कंपोजिशन तो आपको मालूम ही होगा। केमिकल एग्रीगेशन जो होता है वो बेसिकली बॉन्डिंग होता है। जैसे H2O है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये होता है केमिकल एग्रीगेशन। तो ये दोनों होमोजेनस होना चाहिए, मीन्स सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर जगह। होमोजेनस मतलब आप किसी भी स्पेस में कहीं भी चले जाएं उस सिस्टम के अंदर, तो उसमें हर जगह होमोजेनस होना चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इतना है 70%, ऑक्सीजन है एक जगह पे 30%, तो आप दूसरे जगह अगर देखोगे तो वहाँ भी हाइड्रोजन 70 उतना ही कंपोजिशन होना चाहिए, उतना ही परसेंटेज होना चाहिए जहाँ पे उधर था। ये होता है केमिकल कंपोजिशन। और केमिकल एग्रीगेशन जो होता है वो बेसिकली बॉन्डिंग की बात करता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेटमेंट है, और ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को आप प्योर सब्सटेंस बोलोगे तो उसके लिए क्या दो मेन कंडीशन होती है। तो सबसे पहले लिखो कि सब्सटेंस is said to be pure substance when there is homogeneous in chemical composition as well as homogeneous in chemical aggregation।
यार अब देखो, मैं अगर चीज़ों को लिख रहा हूँ तो ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी जब पढ़ो तो इसको लिखो, क्योंकि ज़्यादा मैं आप लोग को थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जितना लिखाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिख लोगे, सुनते हुए लिखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये सब तो आपको मैं लास्ट में, और जब ये पूरा सब्जेक्ट में कवर कर लूंगा ना, तो लास्ट में एक शॉर्ट नोट्स, मतलब एक लेक्चर होगा शॉर्ट नोट्स का, तो उसमें सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी, या वो आपको पेपर दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने से अगर लिखोगे ना, चीज़ें याद रहेंगी, थ्योरी याद रहेगी तभी, अदरवाइज ऐसे अगर पढ़ोगे तो फिर समझ रहे हो ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब क्लास में जब मैं लिख रहा हूँ तुम भी लिखो, आप भी लिखोगे तो चीज़ें आपको डबल फायदा होगा, कम समय में चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को याद रहेंगी। तो ये हो गया कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। और एक एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस में, कि प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मल्टी फेज। सिंगल फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मल्टी फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो पहला पॉइंट था, ये आपका पहला पॉइंट था। अब आपका ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज, इन अ सिंगल फेज as well as in multi phase। मीन्स कोई एक कंस्टिट्यूएंट है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वही कंस्टिट्यूएंट आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। अभी एग्जांपल देखेंगे अपन। फेज क्या है? फेज मतलब मीन्स तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फेज है। तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट किसी भी फेज में हो सकता है, और उसके बावजूद भी वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है। अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, दो तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अच्छे से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, एकदम टेंशन फ्री, एकदम टेंशन फ्री रहो आप। तो ये अपन देख लिए। अब इसको हटाते हैं, इसको आप नोट कर लो इस पेज को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्योर सब्सटेंस के लिए लोग ना, क्या होता है देखो, प्योर सब्सटेंस एक बात बता देता हूँ आपको, लोग इस पे तो ये ये तो सब जानते हैं, देखो केमिकल कंपोजिशन, इसकी सब बात करेंगे, आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन असली गेम तो ये करता है। अगर आप केमिकल एग्रीगेशन के बारे में नहीं जान रहे हो ना, तो प्योर सब्सटेंस आप समझ ही नहीं पाए। प्योर सब्सटेंस को समझ रहे हो तो ये दोनों पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ये, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग की बात है, इसको आप लिख लेना साइड में, बॉन्डिंग। अब इसको आगे समझते हैं अपन, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब स्क्रीन में देखिए, ये हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, अब सीधा सीधा एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल लेंगे अपन, तो पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। ये सब अब इसमें अपन ये देखेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो मैं इसमें बनाऊंगा ना, जो ड्रॉ करूंगा, ये जो हमारा सिस्टम है, ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। पहला मैं पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि ये है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, अब तो आप बता ही नहीं सकते, कैसे बताओगे भाई, अब कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप अपने जज करना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। पहला पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे एक मान लो, एक कंटेनर ले लो, ठीक है। एक आप लोग कंटेनर ले लीजिए, ये हमने ले लिया एक कंटेनर, ठीक है। अब इसमें है, इसी कंटेनर में H2O है, H2O,
और इसी कंटेनर में आपका है स्टीम। ये क्या है? स्टीम। स्टीम मतलब भाप, पानी का भाप। अगर कोई पूछे वाट डिफाइन स्टीम, तो आपको क्या बोलना है? इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर बोलना जरूरी है। वेपर के केस में आप वाटर मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर भी हो सकता है और नॉन वाटर भी हो सकता है, लेकिन जब स्टीम की बात आएगी तो वाटर ही होगा। इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये स्टीम है, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। अब स्टीम और वाटर, स्टीम का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है ना, वो भी आपका H2O ही होता है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब उसके जो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिसको मिला के वो आपका बना हुआ है, ये आफ्टर रिएक्शन 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। तो जो आपका H2O जो बना है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये कितने हैं, ये बताता है केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन, कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो अगर आप इधर देखो स्टीम में, तो हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसका? केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन 2:1 है ये इस केस में। अब ये स्टीम की बात हो रही थी, अब वाटर है, नीचे वाटर है, ऊपर स्टीम है। देखो मैंने कहा ना, प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन सिंगल फेज और मल्टी फेज। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टीम है जो कि गैसियस फॉर्म में है, और एक वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मल्टी फेज है। और अभी कुछ देर में ये साबित हो जाएगा कि ये प्योर सब्सटेंस है। अब ये AbH2O है, तो इसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? 2:1। तो केमिकल कंपोजिशन की जब अपन बात किए तो सेम है। अब अपन केमिकल एग्रीगेशन की बात करेंगे। जब स्टीम को हम देख रहे हैं तो केमिकल एग्रीगेशन क्या है? दो हाइड्रोजन कनेक्ट है 1 ऑक्सीजन से। दो हाइड्रोजन कनेक्ट है 1 ऑक्सीजन से। और जब वाटर को देख रहे हैं तो इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। इसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। इसलिए दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन से। यहां भी वही बात हो गई। तो अब यहां पे अपन देख रहे हैं कि केमिकल एग्रीगेशन जो है ना, केमिकल एग्रीगेशन वो भी सेम है। तो अब जब केमिकल कंपोजिशन जो देख रहे हैं अपन, कि केमिकल जो कंपोजिशन है ये भी सेम है, केमिकल एग्रीगेशन है ये भी सेम है। तो अब हेंस ये वेरीफाइड हो गया कि ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो चुका है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। अब ये एकदम क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा, सर दोनों भाई, दोनों तो एक ही जैसा ही तो लग रहा है। इस केस में लग रहा है, लेकिन हर केस में नहीं लगेगा। ये तो इजी केस था, ये तो समझाना था, इसलिए मैंने इजी केस लिया था। अभी देखना दूसरा वाला। तो ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन में भी सिमिलर है, होमोजेनस है, और केमिकल एग्रीगेशन में भी ये होमोजेनस है। तो ये प्योर सब्सटेंस है। ये सिस्टम हमारा स्टीम और वाटर का। पूछ सकता है आपसे, स्टीम और वाटर अगर कंटेनर में रखे हों तो क्या वो प्योर सब्सटेंस है? तो आप बोलोगे हाँ वो प्योर सब्सटेंस है। क्यों है, देख लीजिए। अब एक केस और लेते हैं, और इसको अब आप सोचोगे मन में कि भाई ये प्योर सब्सटेंस हो सकता है क्या? ये तो मतलब ये तो आपको देखना, सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया। अब ये देखो कैसा है। कंटेनर फिर से अपन लेंगे, एक कंटेनर आप लोग फिर लीजिए।
ठीक है। अब इसको थोड़ा, इसमें अपन दो केस लेते हैं, दो केस लेते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। एक केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब जो जो हो सकता है ना, सारी बातें कर ली जाएंगी ताकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, डाउट नहीं रह जाना चाहिए किसी भी तरह, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, पहले केस में ना हाइड्रोजन लिए अपन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे केस में अपन लेते हैं H2O, मतलब एक कंटेनर में H2O है और H2 प्लस O है। अब दूसरे वाले केस में आप देखो, इसमें हम ले रहे हैं, एक जगह ले रहे हैं H2O2 और H2O। देखो सब में नीचे में वाटर लिया तो इसका जरूरी नहीं है ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं ये लिक्विड ले रहा हूँ, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, तो उसका फार्मूला देगा, केमिकल फार्मूला देगा, लेकिन इतना नहीं पूछेगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी पूछेगा तो आपसे यही सब, स्टीम, वाटर और ऐसे कुछ और दे देगा। तो आप इसी तरीके से सोचना, अगर केमिकल फार्मूला होता है तो वहां पे तो आपको केमिकल एग्रीगेशन चेक करना ही है, नहीं तो 90% जगह पे आप केमिकल कंपोजिशन चेक करके आप बता सकते हो कि ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। देखो, अब पहले केस में देखो यार, केमिकल कंपोजिशन की चलो पहले बात करते हैं अपन, पहले बात करते हैं क्या, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में देखो यहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन में क्या चेक करते हैं अपन, केमिकल फार्मूला अगर हमें मालूम है तो हम ये देखेंगे कि भाई जो उसके कंस्टिट्यूएंट है ना वो कितने हैं। जैसे इसमें देखो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, 2:1, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। और नीचे वाले को देखो, उसमें भी यही है केमिकल कंपोजिशन, 2:1। तो होमोजेनिटी, जो होमोजेनस है वो केमिकल कंपोजिशन में तो ये होमोजेनस है। ये तो क्लियर हो गया कि ये कंडीशन, पहला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर गया, इस वाले पहले कंटेनर में पहला कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर गया। अब अपन देखेंगे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब आप लोग अभी तक समझ लिए होंगे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन, केमिकल एग्रीगेशन, केमिकल एग्रीगेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। नीचे वाले में देखो दो हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, सॉरी, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है। और ऊपर देखो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या, अरे भैया रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो अंडर प्रोसेस में है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना रहा है, अभी अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो लेकिन नीचे वाला तो बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ में काफी डिफरेंस दिख गया ना, बॉन्डिंग सेम नहीं है। पिछले केस में आप देखिए H2O नीचे भी था, ऊपर भी H2O था, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिए, और दोनों ही केस में एक ही चीज था, एक ही केस था, एक ही कंडीशन थी, तो इसलिए वहां पे केमिकल एग्रीगेशन भी होमोजेनस था। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ केमिकल एग्रीगेशन होमोजेनस नहीं है, तो ये हो गया बंटा धार। केमिकल एग्रीगेशन ना होने के कारण अब ये जो कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1 सेकेंड केस का, ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब इस घर वाले में देखो केमिकल कंपोजिशन पहले अपन चेक करेंगे। यार केमिकल कंपोजिशन देखो, दो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, लेकिन यार नीचे वाले में जब देख रहे हैं अपन, तो उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हो गया कल्याण। केमिकल कंपोजिशन ये भी नहीं है, कि केमिकल कंपोजिशन इसमें होमोजेनस नहीं है, पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाया।
जो हर बार हो जा रहा था वो इस बार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि जो हर बार हो जाए वो इस बार भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, देख लो। जो हर बार सेम हो जा रहा था वो इस बार होमोजेनस नहीं है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, केमिकल एग्रीगेशन। केमिकल एग्रीगेशन, पहले वाले में देखो दो हाइड्रोजन मिलके दो ऑक्सीजन के साथ केमछो कर रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। तो केमिकल एग्रीगेशन क्या था, ये। दूसरे वाले में अगर देखो तो दो हाइड्रोजन मिलके एक के साथ, दो लोग मिलके एक के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल एग्रीगेशन भी नहीं, यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा क्या? मैं तो कह रहा था दोनों सेटिस्फाई होगा तब प्योर सब्सटेंस होगा। एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। यहाँ तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये काहे का प्योर सब्सटेंस भाई? ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो सपाट लिखो कि भाई, अब देखो एकदम गुस्से में लिखना है कि प्योर सब्सटेंस नहीं है, धोखा हुआ हम लोग के साथ। सीधे लिख दो भाई, ये जो था आपका प्योर सब्सटेंस, ये जो था आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, नहीं है। पहला वाला था, समझ गए ना। अब एक और केस अपन प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एक और चीज, और फिर एक और एग्जांपल, मतलब अब आपका प्योर सब्सटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसे केस देता है ना, अगर ऐसे केस जहां पे आप केमिकल फार्मूला जानते हो, तो उसमें केमिकल एग्रीगेशन आपको चेक करना है। अब जिसका आप केमिकल फार्मूला नहीं जान रहे हो, यहाँ पे वहां पे जरूरत नहीं है, तो वहां सिर्फ केमिकल कंपोजिशन देखना। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे, देखो। अब अपन बात करेंगे, तो इसको पहले, एक तो ये ऊपर करने वाला लफड़ा जो है ना, चलो इसको ऊपर कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी बन रहा था, ये कबाब की हड्डी। अब अपन बात करेंगे थर्ड केस की। इस एग्जाम्पल को यार इतना लोग कंफ्यूज रहता है, आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन बहुत मिलेगा, बहुत। आपके झारखंड जेई में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, मेन वाले मतलब पेपर में, पेपर 2 में, जिसका मैकेनिकल सब्जेक्ट रहता है ना, जिसका कोर सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक नहीं, दो बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसलिए जनरल इंजीनियरिंग में पूछ सकता है, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन एक आध दो पूछ लेता है। देखो 75 to 80% ये मान लो बहुत आसान आएंगे, मतलब जब बेसिक पार्ट कंप्लीट होगा ना, इतना 6-7 आधे आधे घंटे का लेक्चर देखकर, वो 80% क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग में जो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका मान लो कि चलो 4-5 क्वेश्चन इजिली उसी बेसिक से ही हो जाएगा। अब वो जो दो क्वेश्चन आएंगे ना, जो थोड़े ढंग के हो सकते हैं, या हो सकता है सभी ढंग के पूछ ले कोई, तो उनका तो मतलब पैसा तो लग नहीं रहा है, पढ़ना तुम लोग को है। तुमको क्या हो, जो बना देंगे तुमको बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर हो गया, जाओ। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी बढ़िया, एकदम सेटल हो जाओगे सब कुछ। और गवर्नमेंट जॉब का फायदा तो मालूम ही होगा सब चीज़, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ये थर्ड केस है, इसको ना अपन बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। देखो, अक्सर ये पूछा जाता है कि जो ड्राई एयर आपका होता है, कौन सा कलर आ गया, जो आपका ड्राई एयर होता है ना, ड्राई एयर, और एंड एंड मॉइस्ट एयर, ये बहुत पूछा गया है यार, मतलब ये इतना क्यों पूछा जाता है मुझे नहीं पता, ये बहुत पूछा जाता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, ये दोनों प्योर सब्सटेंस हैं कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। अभी आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखो ड्राई एयर में क्या क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ड्राई एयर, ड्राई एयर में आपका होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इनर्ट गैसेस। देखो इनर्ट गैसेस होता तो बहुत कम है, लेकिन फिर होता तो है ना,
भाई ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि नहीं होता, क्योंकि इसको भी लिख लो यार। चलो, इनर्ट गैस। अब मॉइस्ट एयर, अब है तो दोनों एयर, एक ड्राई है और ये मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब गीला, वेट। वो देखो क्यों हो गया वेट, उसका रीजन ये है, यहाँ भी होती तो वही सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, एक और होता है वाटर वेपर, जो ड्राई में नहीं होता। ड्राई इसीलिए तो है क्योंकि इसमें वाटर वेपर नहीं है, और ये मॉइस्ट इसीलिए तो है क्योंकि इसमें वाटर वेपर है। सिर्फ वाटर वेपर के होने से ये मॉइस्ट कहला रहा है, समझे? अब देखो, ड्राई एयर में क्या होता है ना, इसको बहुत मतलब, अब चलो कंटेनर में ही समझाया जाएगा। अरे यार, ये तो एक तो यही ऑनलाइन में ही प्रॉब्लम रहती है, अभी इसकी आदत नहीं है ना, लाइन ही सीधी नहीं बन रही है, बताओ। एक ये हो गया, और एक आपका ये कैसे टर्न हो गया। कुछ नहीं, एक दो चार लेक्चर के बाद ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हो? अब देखो, आज आप लोग का प्योर सब्सटेंस इतने अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताऊं। अब जैसे इसमें मान लो इस कंटेनर में ड्राई एयर है, हमें इसके अंदर ड्राई एयर रखे हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना, मान लो कंटेनर के आप इस पोर्शन को आप एनालाइज कर रहे हो, इस पोर्शन को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो आपका है, समझ लो 21%। ऐसे ही होता है एयर में। और नाइट्रोजन जो है आपका, ये मास बेसिस पे है, ठीक है, 77% है। और बाकी सब गैस जो है 1-2%, 1-8% जो भी है, 1-1.5% वो सब। अब आप यहाँ भी अगर देखोगे ना कंटेनर में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो होगा ना, और नाइट्रोजन, इसका केमिकल कंपोजिशन वही होगा, इसका कंपोजिशन वही होगा जो वहां पे था, 21%, और नाइट्रोजन आपका 77%। यहाँ एग्रीगेशन का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, क्योंकि O2 वहां था, O2 यहाँ है, नाइट्रोजन वहां था, नाइट्रोजन यहाँ है, तो एग्रीगेशन का यहाँ कोई सोचा नहीं। ऐसे केस में आप सिर्फ केमिकल कंपोजिशन ही चेक करना, और 99% जगह पे आपको सिर्फ केमिकल कंपोजिशन ही चेक करना है। एग्रीगेशन की कहानी थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर पूछ लिया, अगर ऐसा दे दिया अगर आपको H2O, H2O2 और H2O, तब वहां लोग सिर्फ केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, जैसे H2+O और H2O, तो केमिकल कंपोजिशन लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे 2:1 है दोनों, लगा के आ जाएंगे कि प्योर सब्सटेंस है। और फिर देखे जब आंसर की में तो गलत हो गया। और जो पढ़ा होगा यहाँ पे केमिकल एग्रीगेशन के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, तो वो समझ जाएगा कि भैया वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ड्राई एयर क्या आपका प्योर सब्सटेंस है? ड्राई एयर क्या आपका प्योर सब्सटेंस है? आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है, हाँ, ये जो है आपका प्योर सब्सटेंस। ड्राई एयर आपका प्योर सब्सटेंस है। ये क्लियर हो गया कि ड्राई एयर जो है आपका प्योर सब्सटेंस है। अब आता है खेल मॉइस्ट एयर का। मॉइस्ट एयर में देखिए क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या आ रहा है वहां पे प्रॉब्लम, मॉइस्ट एयर में क्या दिक्कत आ रही है। देखो मॉइस्ट एयर में क्या होता है ना, मॉइस्ट एयर में ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, कंडेंस होके वाटर वेपर, अभी ये गैसेस फॉर्म में, सभी जितने भी आप देखो, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, वाटर वेपर, सब गैसेस फॉर्म में थे। अब वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वाटर वेपर जो था आपका, अब ये कंडेंस होके लिक्विड बन गया है, कंडेंस होके कंडेंसेशन हो गया, इसका लिक्विड बन गया, ठीक है। बाकी सब थे गैसियस फॉर्म में, अब ये वाटर वेपर लिक्विड हो गया,
अब वाटर वेपर यहाँ इस रीजन में तो है, इस रीजन में तो है, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर अब नहीं रह गया। समझ में आया? तो केमिकल कंपोजिशन अब सेम नहीं रहेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है 21%, ऑक्सीजन वाटर वेपर जहाँ पानी बन गया यहाँ भी 21% है, लेकिन ऑक्सीजन तो है, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ वाटर वेपर नहीं है। यहाँ पे आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, या कोई कंडेंस होकर वो लिक्विड बन गया, नीचे चला गया। तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आपसे पूछा जाएगा मॉइस्चर के बारे में, ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं, तो गुस्से में एकदम बताना है कि नहीं है। तो प्यार से क्यों बताना यार, ये जो है आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, नहीं है ये प्योर। ये हो गया आपका सारा का सारा, एक छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा है, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि 2 मिनट का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाई चांस गलती से पूछ लिया तो फिर मुझे डाउट है कहीं जनरल इंजीनियरिंग में कुछ भी पूछ ले रहा है, कुछ भी उठा के पूछ ले रहा है, तो जितना, इसलिए मैं इतना पढ़ा देना चाह रहा हूँ ना भाई, 25 घंटे पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, कि कुछ भी आए, कुछ भी आए बनना चाहिए भाई। ये बहाना नहीं चलेगा कि यार 25 घंटे पढ़ाए तो मतलब तो उसमें क्या ही पढ़ा लेंगे, नहीं, 25 घंटे में इतना पढ़ाया जाएगा, सब वही आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो आप लोग से बनेगा 100%। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बने, इस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जनरल इंजीनियरिंग का मुझे अच्छा खासा वेटेज है, मतलब पेपर निकालना है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, एक बार अच्छे से पढ़ के निकाल लीजिए, बढ़िया एंजॉय करिए लाइफ को। तो अब अपन बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए इसको मैं बहुत उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि मतलब कि आप लोग काम हो जाए आपका। एक बार बार एक मतलब शब्द आप सुनोगे आगे, मतलब कभी ना कभी सुनोगे ही थर्मोडाइनमिक्स में, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत जान लोगे कि आप लोग अलग अलग ब्रांच के होगे, दूसरे ब्रांच के होगे। कॉन्टिनम, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है पूछ सकता है आपसे कि ये जो आपका सिस्टम है ये कॉन्टिनम में है कि नहीं है। कॉन्टिनम का देखो सिंपल सा मतलब ये होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक, ठीक है, कॉन्टिनम का, तो उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, कॉन्टिनम का मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूअस। इसमें एक केस आता है, इस केस को आप याद रखो अच्छे से, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस केस में मेरा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम, सिस्टम डायमेंशन, सिस्टम डायमेंशन। मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। अब देखो कैसे होता है, मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको फटाक से देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपका एक रूम है, एक तो ये लाइन सीधा होने के लिए नाम ही नहीं ले रही है, छोड़, अपने को तो समझने से मतलब है यार, लाइन सीधा बने टेढ़ा बने इससे क्या लेना देना। देखो, जैसे कि आपका एक रूम है, एक रूम ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, मतलब इतना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल है कि क्या बताएं, कितना मॉलिक्यूल है, भरा हुआ है मॉलिक्यूल से एकदम घचाघच भरा है वो। So we are going to take a room where, which is composed of so many molecules, इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि मतलब डेंसर सिस्टम होना चाहिए। डेंसर मतलब समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स बहुत होने चाहिए, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा। अब अगर आपसे अगर मैं पूछूं, आपसे अगर मैं पूछूं इसका, आप डेंसिटी बताओ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसमें 4 मॉलिक्यूल है ना यार, 4 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल का मास है वो, ठीक है,
4 मॉलिक्यूल का मास और ये वॉल्यूम। अब देखो एक और लेते हैं अपन। अब देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अब जब पढ़ ही रहो तो अच्छे से पढ़ ही लो यार, तब क्या उसमें मैं छोड़ूं, मुझे मतलब अजीब लगता है छोड़ना कोई चीज़, कर ही लो। ओहो, फिर वही बना दिए। ठीक है। अब आपसे अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे इतने पोर्शन का आप डेंसिटी बताओ, सपोज करिए वॉल्यूम वही है, जितना क्षेत्र ये है ना उतना ही वॉल्यूम ये भी है, उतने ही वॉल्यूम में अब आप बताइए डेंसिटी इसका क्या होगा। तो मेरे भाई इसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब दो मॉलिक्यूल का मास, दो मॉलिक्यूल का मास और वॉल्यूम उतना ही है। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा डेंसर मीडियम है, ये ज्यादा डेंसर है, ये ज्यादा डेंसर है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और कॉन्टिनम वहीं पे होता है जहां पे सिस्टम की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है तो कॉन्टिनम यहाँ है। अब कॉन्टिनम का मेन कंडीशन जो है, मेन कंडीशन अगर आप देखो तो मेन कंडीशन तो ये है ना यार, इसको समझो तो। मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। मीन फ्री पाथ मतलब एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। मीन फ्री पाथ मतलब इसके लिए फ्री पाथ है, अगर ये मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाना है तो ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन लोग की दूरी जो है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये है आपका मीन फ्री पाथ। अब सपोज करो कि ये डायमीटर है d और ये डिस्टेंस है आपका d1। अब मैंने क्या बोला, मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। तो मीन फ्री पाथ जो था वो लेस देन होना चाहिए सिस्टम डायमेंशन। तो ये देख के लग रहा है कि d1 जो है d से छोटा है, लग रहा है क्या, नहीं। तो ये जो है ना, इसमें देखो मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके चलते, इसके चलते मीन फ्री पाथ ज्यादा है जबकि इसको छोटा होना चाहिए था और सिस्टम डायमेंशन को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा। तो यहाँ पे सिस्टम हमारे कॉन्टिनम में नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, सीधा सा मतलब ये है। क्योंकि मैटर इज स्प्रेड कंटिन्यूसली, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड है, यहाँ पे मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड नहीं है। सेकंड केस में देखो, पहले केस में देखो, ये अगर मॉलिक्यूल्स अगर पास पास है तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो मीन फ्री पाथ है इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन, सिस्टम डायमेंशन बड़ा है। जैसे ये है और ऐसे है, मीन फ्री पाथ इतना है, सिस्टम डायमेंशन इतना है, और यही तो चाहिए अपने को। तो इस डेंसर केस में, डेंसर केस में कॉन्टिनम हो सकता है। नॉन डेंसर में जो डेंसर कम है या फिर बहुत कम है तो वहां पे कॉन्टिनम का चांसेस मुश्किल है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ होना, यहाँ होना थोड़ा मुश्किल है, कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए सिस्टम का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, डेंसर सिस्टम होना चाहिए आपका, मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो वो कॉन्टिनम कहलाएगा, कंटिन्यूस। और उसका कंडीशन ये है, मीन फ्री पाथ इज लेस देन सिस्टम डायमेंशन। तो आज आप लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्योर सब्सटेंस, अभी आगे इसके हम पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब उसके 4-5 लेक्चर लगेंगे। प्योर सब्सटेंस बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। अच्छे क्वेश्चन आए जर्नलिज्म में, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। और एक मैं देख रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ था, मतलब एक अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब उसको करने के लिए आपको मतलब याद नहीं कहीं कर सकते उसको, मतलब आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा और कर ले जाओगे।
कि सारे क्वेश्चन देखो इजी आएंगे, एक क्वेश्चन टफ आएगा उसको भी बना लो तुम लोग, प्लस पॉइंट में रहोगे ना। तो पढ़ लो सब चीज़, कोई मतलब इतना भी बड़ा नहीं है कि मतलब नहीं हो पाएगा, और सब चीज़ें जून में खत्म हो जाएंगी। आप लोग चाहते हो ना जून में खत्म हो, कि जुलाई तक एक्सटेंड करें, 15 जुलाई तक, तो अगस्त में देखो पेपर मुझे नहीं लगता कि होगा। लेकिन हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त में होगा, और अगस्त के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग बताइएगा कि 10 जुलाई तक एक्सटेंड करें, या फिर मतलब जून में ही सब निपटा दिया जाए, तो उसके फिर ज़्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी और क्वांटिटी में देना पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो आगे बढ़िए और बहुत मेहनत करिए, ठीक है, इतना मेहनत करिए क्या बताएं। तो आज का लेक्चर अब समाप्त किया जाए। आगे बढ़िए, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। बाय, गुड नाइट, गुड डे।